हेलो हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल स्कॉलर्स फैमिली। फ्रेंड्स, आज होम साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फूड और न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन से हम बहुत ही यूनिक टॉपिक को, यूनिक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ रिक्वेस्ट है, अगर नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पॉइंट्स। हाइपरथायरॉयडिज्म में शरीर का भार कम हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। जब हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या बोला जाता है, उसको थायरॉयडिज्म बोला जाता है। इसमें जो होता है, शरीर का भार जो है कम हो जाता है, और जब ज़्यादा मात्रा हो जाता है तो भार कम हो जाता है, और जब ये माइनर हो जाता है, ये कम होता है थायराइड से निकलने वाले हार्मोन, तो थायरॉक्सिन, तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यून भार वाले व्यक्ति में 400 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं, यानी कि जिसका जो वेट जो है कम होता है, कम वेट वाले इंसान को 400 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोनिक डायरिया में लोहे की कमी हो जाती है। अब क्वेश्चन कैसे, आप सोच रहे होंगे पॉइंट है, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्रोनिक डायरिया में कमी हो जाती है। ऑप्शन दे देगा, आयरन दे देगा, फास्फोरस दे देगा, कैल्शियम दे देगा, विटामिन दे देगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्रोनिक जो डायरिया होता है ये पेट से संबंधित डिजीज होता है, और इस डिजीज़ में बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है। और पूरी वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और मैं क्वेश्चन करूँगी, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन इसी टॉपिक से होंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय रोग, यकृत एवं गुर्दे की बीमारी एवं गर्भकाल विषाक्तता एवं शरीर में सूजन में कम सोडियम युक्त आहार प्रदान करते हैं। तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसे हार्ट की डिजीज हो, जिसे लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी से संबंधित बीमारी हो, या गर्भाकाल के समय, या फिर बॉडी में कोई भी किसी प्रकार की पॉइजनस हो गई हो, या फिर बॉडी में ज़्यादा स्वेलिंग हो, उस स्टेज में सोडियम की मात्रा कम प्रदान करना चाहिए। मिल्क आप मैग्नीशियम मल त्याग करने में लाभप्रद होता है। कभी कभी जब पेट में बहुत कब्ज हो जाता है, जब स्टूल सही से नहीं होता है, उस स्टेज में मिल्क आप मैग्नीशियम की डोज दी जाती है। उससे जो पेट में कब्ज होता है वो सही हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च रक्तचाप में 500 to 100 मिलीग्राम नमक दे सकते हैं। जो बीपी होता है, बहुत सी भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि हाई बीपी है, लो बीपी या हार्ट की पेशेंट है तो ये नहीं खाना है, ये बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम, जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ उनको खाने पीने की चीज़ दी जा सकती है। जैसे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनको पूरे दिन में 500 से 100 मिलीग्राम नमक वो खा सकते हैं डॉक्टर के सलाह लेने के बाद। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही खा लें, डॉक्टर सजेस्ट, ऑलरेडी जो भी डॉक्टर के कंसर्न में होते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 500 to 100 मिलीग्राम नमक दे सकते हैं। दीर्घकालीन ज्वर में उच्च कार्बोजियम, उच्च प्रोटीन देना चाहिए, यानी कि जब फीवर बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, लंबे समय के फीवर दो तरीके का होता है। एक तो फीवर होता है जो अल्पकाल के लिए होता है और
बहुत तेज होता है। जैसे कि मासिक ज्वर हो गया, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे एक बैग, जैसे बॉडी में कोई डिसऑर्डर हो गया उस कंडीशन में। लेकिन जैसे दीर्घकालीन ज्वर होता है, जैसे कि आपकी ट्यूबरकुलोसिस में होता है, जैसे कि और भी बीमारी हैं जैसे मलेरिया है, इसमें क्या है, फीवर्स रेगुलर बना रहता है और जो है उसका जो है टेम्परेचर कम होता है, रेगुलर और अधिक समय के लिए बना होता है। उस स्थित परिस्थिति में उच्च कार्बोजियम, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में ऊर्जा की खपत बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगती है। हेपेटाइटिस ये क्या होता है, टीबी से फेफड़ों से रक्त रिसना। जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, हाँ मेरा क्वेश्चन है आज का, मैं क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे लिखेंगे, जो भी दिख रहा है, जो भी व्यूअर्स हैं, कि बॉडी में टीबी जो होता है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, किससे होता है उसका नाम भी लिखें। अगर बैक्टीरिया से होता है तो बैक्टीरिया का नाम, वायरस से होता है तो वायरस का नाम, प्लीज़ ज़रूर आंसर करिएगा। तो अब ये वर्ड आपको याद रखना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस जो होता है ये वर्ड टीबी में के पेशेंट से रिलेटेड है, टीबी डिजीज से रिलेटेड है। इस स्थिति में लंग्स से ब्लड निकलने लगता है, और जब ब्लड निकलने लगता है तो नहीं कहते हैं कि मुंह से ब्लड आ रहा है, तो मुंह से ब्लड होने की यही स्थिति होती है, उसे हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूमेटिक ज्वर में बच्चों में कौन सा ज्वर होता है, रूमेटिक ज्वर होता है, जो एक प्रकार का ज्वर होता है जिसका रिलेशन माइंड से होता है और बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमोटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस के बाद देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के बाद देख सकते हैं रूमेटिक फीवर। ये फीवर जो होता है बच्चों में होता है, एक स्थिति होती है जब लॉन्ग समय के लिए फीवर बना रहता है, तो उस स्थिति में ये जो है कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलटी ग्रेड की, उनकी वैकेंसी के बारे में मीटिंग हो रही है, वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, रिवीजन इज सो इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ ये है कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, और हाँ मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो रेगुलरिटी बनी रहे, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही थोड़ी सी ये जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। एक तो होता है ग्लाइकोजेनेलिसिस, एक ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ये साइकिल होती है, बॉडी में साइकिल चलती रहती है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में डाइजेशन से संबंधित टॉपिक है, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और जो हमारे जो ये आपके प्लांट्स होते हैं उसमें फूड होता है वो स्टार्च के रूप में उसमें संग्रहित होता है, स्टोर होता है। तो जब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। हालांकि ये जो फूड साइकिल डाइजेशन का होता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसमें से ये जो टॉपिक्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, तो ये अपने माइंड में आप अच्छी तरीके से बैठा लीजिए कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। और ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस में ये चीज़ रिवर्स हो जाता है, यानी ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है
तो वो क्रिया कहलाती है, दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। जेन्यूलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। छोटा सा डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंट है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से आपको याद करना है और लर्न करना है, ध्यान देने वाली पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, कताई से सूत्र बनाने की विधि खींचना। ये एक पॉइंट बीच बीच में एक्चुअली नोट बनाते समय अगर कभी कदार इधर से कोई चीज़ें याद आ जाती थी तो वो नोट में लिख लिया गया था, तो ये बीच में एक टेक्सटाइल का एक पॉइंट आ गया है, तो ध्यान दीजिए इसको भी। कताई से सूत बनाने की विधि कितनी होती है, ये जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ये टीजीटी वो एलटी ग्रेड 2000 जो अभी हुआ था, एलटी ग्रेड 2018 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप लोग मिलाइएगा, सीक्वेंस में लगाने को दिया था। तो कताई से सूत्र बनाने की विधि कौन सी है, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, रोबिंग, स्पिनिंग। ये जो 5 प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न करना है। कताई से सूत्र बनाने की विधि, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, रोबिंग एंड स्पिनिंग, ये प्रोसेस होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस में कैसे है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ईसीजी। ईसीजी आप लोग बहुत सुने होंगे, अरे ईसीजी हुआ है इनका, जैसे कभी ऑपरेशन कराने कोई जाता है तो डॉक्टर का प्रोसेस में ये भी होता है कि ईसीजी करो। ईसीजी क्या होता है, इसका ईसीजी के बारे में बस यही आपको बस इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट से संबंधित होता है और इसमें एक कुछ ऑपरेटर्स टाइप का जो आता है उसको बॉडी में इंसर्ट करके उस पर लगा के, पहले उस पर कुछ लिक्विड होता है उसको लगा के फिर पॉइंट्स को चिमटी से दबा करके और इसको लिया जाता है, बहुत पेनफुल भी होता है ये। तो ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और ये हार्ट से रिलेटेड होता है, इतना ही जानना है। बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन, ये पित्त में रहते हैं, कभी कभी पित्त में रहते हैं, ये पित्त से संबंधित है, 2 वर्ड है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, पित्त से संबंधित है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार जो भी बुक हो, आपको जो भी अच्छी लगती हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर बुक, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन की है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, टेक्सटाइल की है, होम मैनेजमेंट की है, चाइल्ड डेवलपमेंट की है, इस बुक को बस एक स्टोरी की तरह पढ़ डालिए, ताकि जब आप लोग पढ़ेंगे, उसको एक बार पढ़े रहेंगे तो ये सब वर्ड आपको नए नहीं लगेंगे। और ये नोट्स जब बनाया गया था तो इसको पूरा बुक को एनालिसिस करके पढ़ के बनाया गया है। तो वैसे तो बहुत इजी है, बट क्या है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार बुक्स को रफली आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, माँ के दूध में विटामिन डी अम्लों का अभाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि दूध एक पूरा आहार होता है, मिल्क इज़ कंप्लीट फूड पहले कहा जाता था, लेकिन अब के एनालिसिस से पता चलता है मिल्क इज़ नॉट फूड कंप्लीट फूड, बिकॉज इन मिल्क आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी लैक्स परसेंटेज इज़ लाइक इन मिल्क। तो सबसे पहले हम सभी दूध की बात कर लेते हैं। जो भी दूध होते हैं सब दूध में लोहे की मात्रा, विटामिन डी एवं विटामिन सी की कमी पाई जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा होती है, लेकिन अब ये कहना कि सिर्फ दूध पी के कंप्लीट फूड है तो हम दूध पी ले तो हमें बॉडी को सब कुछ मिले, तो ऐसा नहीं है। ये पहले की बात थी, पहले के लोग कहते थे, बट इस समय ने एनालिसिस अब ये पता चला है एनालिसिस करने के बाद कि दूध में विटामिन डी अम्लों की मात्रा का अभाव होता है। ठीक ऐसे ही माँ के दूध में विटामिन डी अम्लों की कमी होती है और विटामिन सी की भी कमी होती है। इसी को पूरा करने के लिए बच्चों को
ऊपर से बच्चों को कभी कभी डॉक्टर सलाह देते हैं कि चम्मच में स्पून से बच्चों को विटामिन सी युक्त कुछ दिया जाए, या फिर जो है बच्चों को धूप में रखा जाए, ऑयल लगाया जाए, और आयरन के लिए कुछ आयरन की गोली वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, या फिर आयरन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि गर्भावस्था में ही बच्चा अपने माँ के बॉडी से इतना लो आयरन ले लेता है, अपनी बॉडी में इंसर्ट उनकी बॉडी में जाता है कि लौ की मात्रा कमी बच्चों में नहीं होती है, बेसिकली नहीं होती है। आप ऐसे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि दूध में विटामिन डी, विटामिन सी और लोहे की मात्रा की कमी होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 17 से 20 ग्राम रहता है। तो जन्म के समय बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 17 से 20। अब आपके लिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक सामान्य आदमी का, एक सामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दे प्लीज़। कोलेस्ट्रॉल 1 से 4 दिन में आता है। प्रसव उपरांत में इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जब मदर प्रेगनेंसी के बाद माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये बच्चे के लिए अमृत होता है। यूँ कहें कि बच्चे के लिए इससे बड़ी अमूल्य निधि कुछ नहीं होती है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा क्योंकि इसमें वो सारी एंटीबैक्टीरियल वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो बच्चे को के बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ उनको भरपूर जो है सब कुछ देने में पर्याप्त होता है, सिर्फ विटामिन सी, लोहा और थोड़ा सा विटामिन डी छोड़कर। तो कोलेस्ट्रॉल ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदर का फर्स्ट मिल्क जो होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये 1 से 4 दिन में आता है। ये डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से होता है। कोई ये नहीं कि किसी में 1 हफ्ते में, किसी में 4 दिन, किसी में 2 दिन, ये मदर्स पे डिपेंड करता है। और 1 से 4 दिन में आता है प्रसव के बाद, यानी आफ्टर डिलीवरी, और उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। यूँ कहें कि सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। माता के स्तन में प्रथम माह में 500 ग्राम, जो बाद में 1 किलो हो जाता है। माता की जो मदर मिल्क में होता है, पहले महीने में 500 ग्राम दूध आता है और बाद में जो है 1 केजी तक मिल्क हो जाता है। लेकिन ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा किस चीज़ में प्रोटीन की मात्रा अधिक देना चाहिए? कुपोषण, अल्सर, नेफ्रोसिस, यकृत, पेप्टिक सिरोसिस, सैलिक आदि में। जब कुपोषण में तो आप जानते हैं कुपोषण में प्रोटीन की मात्रा दे देंगे। अल्सर में भी जब पेट में अल्सर होता है तो कहते हैं ठंडा ठंडा दूध है देने से पेट में जो दर्द होता है वो नहीं होता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि फ्रीज का दूध दिया जाए। नेफ्रोसिस में, यकृत, पेप्टिक में, सिरोसिस, सैलिक आदि में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो अधिक देना चाहिए। फ्रेंड, हम लास्ट में आप लोगों के साथ एक चंद पंक्तियाँ शेयर करेंगे। परिंदों के पंख प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी। परिंदों के पंख प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी। वे बिल्कुल जिनके हुनर बोलते हैं उन्हें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव टेंडेंसी को जनरेट करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, आप कर्म करें, फल अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ब्रेक करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।